नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। जहां रिस्क है वहीं पर मुनाफा है, वहीं पर रिवॉर्ड है और रिस्क और रिवॉर्ड एक साथ चलते हैं। और यही वजह है कि जब आप निवेश करते हैं तो आपको हर किस्म के रिस्क के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए। अब निवेश में कितनी तरह के रिस्क होते हैं, इस पर हमने खास अब चर्चा रखी है आज, और इसी पर बातचीत करने के लिए दो खास एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। परिचय करा देते हैं। वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी और साथ ही हमारे साथ है म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट विश्वजीत पराशर। विश्वजीत जी और हेमंत जी, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले यही समझना जरूरी है, रिस्क और रिवॉर्ड दोनों साथ में चलते हैं। जब हम निवेश में रिस्क की बात करते हैं हेमंत जी, तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि रिस्क होता क्या है? देखिए स्वाति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन्वेस्टर्स के समझने के लिए। स्पेशली अगर हम मान लीजिए म्यूचुअल फंड जैसे इन्वेस्टमेंट की बात करें जो मार्केट लिंक प्रोडक्ट है। मार्केट लिंक प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि वहां पे आपको फिक्स या कोई गारंटेड रिटर्न नहीं मिलती है। जिन एसेट क्लासेस में वो फंड इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो डेट हो या इक्विटी हो, उनकी जो अंडरलाइन पोर्टफोलियो जो फंड का होता है उनको मार्क टू मार्केट किया जाता है। यानी जो मार्केट में जो मूवमेंट है, जिन सिक्योरिटीज में वो इन्वेस्ट करते हैं, उनकी जो मूवमेंट है, उनकी जो प्राइस की वो मूवमेंट है डेली एनएवी के अंदर वो रिफ्लेक्ट करती है। तो सीधा सीधा असर उसका आपके रिटर्न और पोर्टफोलियो के ऊपर आता है। तो क्योंकि मार्केट लिंक प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली ऐसे पीरियड्स होते हैं जब मार्केट बहुत अच्छा करता है और ऐसे पीरियड जब मार्केट अच्छा नहीं करता, और फिर ऐसे समय भी होते हैं जब मार्केट वोलेटाइल होता है। तो उसका इम्पैक्ट सीधा आपके पोर्टफोलियो के ऊपर आता है। चाहे आप डेट में इन्वेस्ट करें, चाहे आप इक्विटी में इन्वेस्ट करें, उनके कारण अलग अलग हो सकते हैं, बट क्योंकि मार्केट लिंक प्रोडक्ट है इसीलिए वो रिस्क आपको ये समझना है कि जो मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है या मार्केट की जो मूवमेंट है, चाहे वो अच्छी हो या खराब हो, उसका इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो पे आता है। तो आई थिंक सबसे पहला एस्पेक्ट ये समझने की जरूरत है किसी भी इन्वेस्टर को। बिल्कुल, तो ये समझने की जरूरत है कि कैसे रिस्क आपके निवेश की इस सफर में आपके सामने आ सकते हैं और आपको उसके लिए तैयार भी रहना है। विश्वजीत जी, ऐसे में निवेश के जो रिस्क होते हैं उनको पहचानने का तरीका क्या है? हम यूजुअली जब इन्वेस्ट करते हैं तो हम ये समझना चाहते हैं कि किस एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है और आपका होराइजन कितना है, कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली एक रिस्क को पहचानने का कोई एक पैरामीटर, कोई तुलना करने का तरीका समझ सकता है निवेशक? जी बिल्कुल स्वाति, रिस्क को पहचानने का आपको जवाब समझ सकता है निवेशक? जी बिल्कुल स्वाति, रिस्क को पहचानने का आपको जब आप रिटर्न चेक करते हैं तो आपको उससे आइडिया लग जाता है कि आप किस रिस्क पे हैं। बट अगर रिस्क को मैनेज करना है, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड आर द सेम साइड ऑफ द सेम कॉइन। आप ये जो रिस्क है ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपको वेल्थ क्रिएट करने के लिए। तो मेरे हिसाब से अगर रिस्क को आपको मैनेज भी करना है तो आपको सबसे पहले अपने आप को जानना है कि नो योर सेल्फ, कि आपके क्या रिस्क प्रोफाइल है और जिस प्रोडक्ट्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर रहे हैं। नॉर्मली म्यूचुअल फंड्स में रिस्कोमीटर होता है, आप उसके रिस्क प्रोफाइल अगर आप पढ़ेंगे तो आप समझ सकते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट आपके लिए है भी या नहीं है। तीसरा, अगर आप अवेयर हैं उन रिस्क को लेकर, चाहे वो डेट के हैं, क्रेडिट रिस्क है या इंटरेस्ट रेट रिस्क है या किसी भी तरीके का रिस्क है, आप उसके बारे में अगर समझते हैं तो आप जानेंगे तो आप उसी तरीके से आप उस पर निवेश करेंगे। मेरे हिसाब से अगर आप रिस्क को मैनेज करना चाहते हैं तो आप अपना पोर्टफोलियो जितना डाइवर्सिफाई रखेंगे अक्रॉस एसेट क्लासेस, उतना ही आपका रिस्क मैनेज रहेगा। अपने आप को जाने, जिस प्रोडक्ट में आप निवेश कर रहे हैं उसमें जाने कि क्या ये आपके रिस्क प्रोफाइल से मैच करता है या नहीं करता है। अगर मैच करता है तभी आप निवेश करें, अदरवाइज ना करें। तो रिस्क को जानना सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप निवेश करते हैं, हर म्यूचुअल फंड के फॉर्म में, स्कीम में डिटेल्स दी होती है कि ये जो प्रोडक्ट आप जिसमें आप निवेश कर रहे हैं इसमें किस तरीके का रिस्क है। डेट है तो इंटरेस्ट रेट रिस्क है या क्रेडिट रेट रिस्क है, अगर इक्विटी है तो मार्केट का रिस्क है, जैसे हेमंत जी बता रहे थे। तो हर तरीके के हर प्रोडक्ट में, हर एसेट क्लास में रिस्क है, बट ये रिस्क अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी भी है वेल्थ क्रिएट करने के लिए। रिस्क को आप बुरा मत समझिए, रिस्क एक अपॉर्चुनिटी है वेल्थ क्रिएट करने की। विश्वजीत जी ने बिल्कुल सही बोला। क्योंकि हम यूजुअली महंगाई की बात करते हैं हेमंत जी, तो इन्फ्लेशन रिस्क भी कुछ होता है जिससे अपने पोर्टफोलियो को, निवेशकों को बचाना चाहिए।
अगर समझना चाहे कि इन्फ्लेशन रिस्क होता क्या है और कैसे अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन करें ऐसे रिस्क से बचने के लिए। देखिए स्वाति, किसी भी निवेशक के लिए जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मेरे हिसाब से इन्फ्लेशन जो है वो सबसे बड़ा रिस्क है। होता क्या है कि वो एक ऐसा रिस्क है जो काफी इन्वेस्टर उसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा ध्यान एक ही रिस्क के ऊपर होता है कि हम अपनी कैपिटल का कोई भी हिस्सा लूज ना करें, जो समझ सकते हैं क्योंकि वो आपकी मेहनत की कमाई है, आपने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पैसा जो कमाया उसमें से सेव किया, आप नहीं चाहते कि उसका कुछ भी हिस्सा वो नीचे जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जैसे चाहे अपनी रिटायरमेंट के लिए करें, चाहे बच्चों की एजुकेशन के लिए करें, या मान लीजिए आपको घर खरीदना है, जब लंबे लॉन्ग टर्म के जो गोल्स होते हैं वहां पे इन्फ्लेशन जो है वो रिस्क, कैपिटल रिस्क बड़ा रिस्क है। वो क्यों है? क्योंकि इन्फ्लेशन क्या करता है, देखिए इन्फ्लेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपके पैसे की वैल्यू को कम करता है। यानी अगर मान लीजिए हमारे देश में अगर हम एवरेज अगर इन्फ्लेशन देखें 6 या 7% का इन्फ्लेशन है, अगर आपकी रिटर्न, मतलब जब मैं रिटर्न की बात कर रहा हूं तो मैं ग्रॉस रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नेट रिटर्न की बात कर रहा हूं, जिसमें आपने टैक्सेशन भी देख लिया। अगर वो रिटर्न लॉन्ग टर्म में आपकी इन्फ्लेशन को बीट नहीं करती है तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो पैसा है वो सिर्फ नंबर्स में बढ़ रहा है, उसकी वैल्यू जो है वो कम हो रही है। तो इन्फ्लेशन जो है वो बहुत बड़ा रिस्क है, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ लॉन्ग टर्म में है, वो शॉर्ट टर्म में भी, स्पेशली अगर आपको 3-4 साल के लिए भी इन्वेस्ट करना हो तब भी कहीं ना कहीं आपको उस इन्फ्लेशन रिस्क को ध्यान में रखना है। और इसीलिए शायद जब मैंने कहा था पहले कि जब आप मार्केट लिंक में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें रिस्क है, टेंडेंट रिस्क जरूर है, लेकिन वही एक ऐसा जरिया है जहां पे आप फिक्स रिटर्न वाले जो इंस्ट्रूमेंट है उनसे ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। उसके लिए जरूरी ये है कि अपनी रिक्वायरमेंट को समझें, अपने रिस्क प्रोफाइल को समझें, और अगर आप ये दो चीजों को ध्यान में रखते हैं और ऐसे फंड चुनते हैं जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप ओवर पीरियड ऑफ टाइम इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। और इसमें इक्विटी एज एन एसेट क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो आपका जो एक्सपोजर है इक्विटी में वो अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर टाइम होराइजन, आपका रिस्क प्रोफाइल, लेकिन अगर आप इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हैं यानी महंगाई से ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो इक्विटी को आपके पोर्टफोलियो का इंटीग्रल पार्ट होना ही चाहिए। बिल्कुल, तो इन्फ्लेशन रिस्क हमने समझा। एक दर्शक हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सरस्वती पंडवार हमारे साथ है, नमस्कार करते हैं। बताइए, आप अपने इन्वेस्टमेंट से जुड़ा कुछ सवाल जानना चाह रही थी, पूछिए, क्या है आपका सवाल? मैम, मेरी ये पोर्टफोलियो जो मैंने आपसे शेयर किया है, इसमें मैं इसके साथ कंटिन्यू करूं या फिर इसमें कुछ चेंजेस करने हैं? और मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो और 5 साल तक रहने वाली है, उसके बाद मैं इसको क्लोज कर दूंगी, तो क्या मेरे लिए बेस्ट रहेगा वो आप मुझे प्लीज थोड़ा सा सजेस्ट करें। तो आप कह रही हैं कि 5 साल आपको कंटिन्यू रखना है अपना इन्वेस्टमेंट, और अगर मैं सही हूं तो आप 55 इयर्स की हैं सरस्वती? हाँ जी, आप 55 इयर्स की हैं? जी। ओके, बिल्कुल। तो मतलब आपकी ये रिटायरमेंट प्लानिंग हम मान सकते हैं जिसके तहत आप ये इन्वेस्टमेंट अभी कर रही हैं, और हम जो देख पा रहे हैं आपके पास 9 फंड्स हैं जिसमें आपके अराउंड 51,500 की एसआईपी चल रही है पिछले 3-4 सालों से, जितना हमें जानकारी मिली है आपके थ्रू ही, और कुछ एकमुश्त निवेश भी है, पीपीएफ, एफडी और आरडी में भी आपका इन्वेस्टमेंट है। ओके, मैं पहले अपने एक्सपर्ट से जान लेती हूं कि आपका पोर्टफोलियो उन्हें कैसा लग रहा है, फिर अगर कुछ सवाल आपसे पूछना होगा तो डेफिनेटली जरूर बीच में पूछेंगे। हेमंत जी, रिटायरमेंट प्लानिंग है सरस्वती जी की, ऑलरेडी एक अच्छा इन्होंने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना के रखा है, कहां पर नहीं इन्होंने इन्वेस्ट किया? म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी अच्छा है, पीपीएफ, एफडी, आरडी में भी अच्छा निवेश है इनका। सर बताइए, आपको इनका पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है? देखिए स्वाति, इन्होंने कहा कि 2018 से इन्वेस्ट करें तो करीब करीब 5 साल हो गया इनको इन्वेस्ट करते हुए, और 5 साल का समय इनके पास और है। तो मेरा हमेशा ये मानना है कि जब आप एसआईपी के द्वारा इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो, स्पेशली जब आपका गोल रिटायरमेंट प्लानिंग का हो, इतना समय आपको 10 साल का समय कम से कम होना चाहिए। तो मुझे लगता है इनका जो डिसीजन था वो सही था उस समय पे, और इन्होंने जो पोर्टफोलियो बनाया है अपार्ट फ्रॉम म्यूचुअल फंड बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी है। बट अगर हम खाली म्यूचुअल फंड की बात करें तो करीब इनका जो करंट पोर्टफोलियो है वो करीब 40 लाख का है जो उन्होंने एक्यूमुलेट किया है अभी तक। और जैसा आपने कहा कि 51,500 की एसआईपी कर रहे हैं, अगर ये कंटिन्यू करते हैं 5 साल तक, अगर हम 12% का रिटर्न, एनुअलाइज रिटर्न एज्यूम करके चलें,
तो ये करीब करीब 1 करोड़ 10 लाख का कॉर्पस जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली उसके लिए जरूरी होगा कि ये अपने पोर्टफोलियो की इन्वेस्टमेंट जो है वो कंटिन्यू करते रहें। कुछ चेंजेस करने की जरूरत है 2 कारणों से। एक तो ये कि शायद परफॉर्मेंस एक इशू हो सकता है, या फिर एसेट एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मैं देख रहा हूं उनके पास एक मेरा ये एसेट लार्ज कैप फंड है, अगर मैं ओवरऑल कंपोजिशन के हिसाब से देखूं तो मुझे लगता है उससे बेहतर इनके लिए एक लार्ज एंड मिड कैप रहेगा, जो आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप हो सकता है। इस फंड की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, जाहिर सी बात है क्योंकि उसके अंदर मिड कैप भी है, बट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक अच्छा रहेगा। एक इनके पास इन्वेस्टमेंट है एक्सिस फ्लेक्सी कैप की, तो वो मैं चाहता हूं कि वो, क्योंकि फंड भी ज्यादा है, थोड़ा कंसोलिडेट कर सकते हैं। उसकी जगह में जो इनका एग्जिस्टिंग फंड है कैनरा रेवेको इमर्जिंग इक्विटी, वो पैसा उसके अंदर लगा सकते हैं। तीसरा, इन्होंने कुछ पैसा जो है वो गोल्ड फंड में लगाया हुआ, जो हार्डली 1% है पोर्टफोलियो का। तो मुझे लगता नहीं कि गोल्ड में 1% लगा के कोई भी आप उसका पर्पस जो है सर्व करें। तो इसके ऊपर ध्यान दें कि वाकई में आपको उसकी जरूरत है कि नहीं। मेरे हिसाब से अगर वो नहीं होगा पोर्टफोलियो में, एग्जिस्टिंग फंड में आप इन्वेस्ट करें तो उनके लिए वो बेहतर होगा। कंसोलिडेशन का स्कोप है इसके अंदर, फंड थोड़े ज्यादा है, बट क्योंकि फंड क्वालिटी अच्छी है और समय बहुत ज्यादा नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि वो इसमें कंटिन्यू करें। बट कुछ चेंजेस जैसा मैंने कहा अगर वो करें तो एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके पोर्टफोलियो के लिए बेहतर रहेगा। ओके, तो ये हमने समझा सरस्वती जी के पोर्टफोलियो पर उन्हें क्या बदलाव करने की जरूरत है। अगले दर्शक इस वक्त हमारे साथ है फोन लाइन पर पंचकुला से राजीव शुक्ला। राजीव जी नमस्कार। आप अपना पोर्टफोलियो हमें भेज चुके हैं ऑलरेडी। कुछ मैं जानकारी आपसे और लेना चाहती हूँ। ये जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं राजीव जी, क्या किस पर्पज से निवेश करें? आप 50 इयर्स के हैं, क्या आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग है ये? मैडम इसमें हमारी रिटायरमेंट प्लानिंग है और बेटे की मैरिज की प्लानिंग है, 2। ओके। तो बेटे की शादी का जो ये कितने सालों के बाद? मैडम अभी बेटे की मैरिज का जो प्लान है वो 5 to 7 इयर्स के बाद में है। और अभी मैंने ओवरऑल पोर्टफोलियो जो उससे भेजा है, तो मुझे ये बताइए कि ये पोर्टफोलियो हमारा है ठीक है या मुझे चेंज करने की जरूरत है? ओके, 2 गोल्स आपके हैं, बेटे की शादी 5 से 7 साल के बाद और आपकी रिटायरमेंट 10 साल के बाद आ रही है। वैसे बेटे की शादी की प्लानिंग का डिटेल्स आपने नहीं दिया था और उस हिसाब से मैं वैसे विश्वजीत जी से समझ लेती हूँ। विश्वजीत जी, इनके पास फंड्स काफी हैं और एक ही एएमसी के भी बहुत सारे फंड्स हैं। इनको एडिशनल 10,000 का इन्वेस्टमेंट भी करना है, जो ये जानना चाह रहे हैं कि ये कहां पर निवेश करें। सर, आपको इनके फंड्स कैसे लग रहे हैं और क्या आप इन्हें राय देंगे अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए? बिल्कुल स्वाति जी, आपने सही बताया कि इनके ना फंड्स जो है पर्टिकुलर एएमसीज में ज्यादा हैं। एएमसी बायस्ड है और हम आज रिस्क की बात कर रहे हैं, तो ये कॉन्सेंट्रेशन रिस्क होता है कि अगर हम पर्टिकुलर एएमसीज में ओवर एक्सपोज कर लेते हैं, तो मेरी सलाह ये रहेगी कि ये थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और एएमसीज में भी। और जो इनके पोर्टफोलियो है उसमें मैंने ध्यान से देखा है तो काफी फंड्स अच्छे भी हैं, जिसमें कि एचडीएफसी टॉप 100 इसमें ये बने रह सकते हैं। एचडीएफसी गोल्ड फंड भी ले रखा है इन्होंने, तो ये एक एसेट क्लास डाइवर्सिफिकेशन है, केवल 1,000 रुपए निवेश कर रहे हैं, तो इसमें भी बने रह सकते हैं। जहां तक कि एक्सिस फोकस्ड फंड की बात है, यहाँ पे मैं उनको सलाह दूंगा कि वो स्विच कर लें कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में, और एक एसबीआई फोकस्ड फंड, इनके पास 2 फोकस्ड फंड है, तो उससे भी ये स्विच कर सकते हैं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, जो कि एक वैल्यू स्टाइल फंड है। इसके अलावा इनके पास फिर एक एक्सिस ब्लू चिप फंड है जो काफी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो मैं इनको सलाह दूंगा कि वो निप्पो इंडिया मल्टी कैप फंड में निवेश कर सकते हैं। और 2 फंड इनके पास कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी है और कैनरा रोबेको ब्लू चिप है, तो मैं अगेन इनको बोलूंगा कि कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी से ये आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड में स्विच कर लें और कैनरा रोबेको ब्लू चिप में बने रहें, क्योंकि एक अच्छा खासा लार्ज फंड है जिसमें अच्छी कंसिस्टेंट रिटर्न्स है। तो ये थोड़ा सा बदलाव करेंगे तो एक डाइवर्सिफाइड फंड हो जाएगा, अक्रॉस एएमसीज हो जाएगा, अक्रॉस वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स हो जाएगा, कुछ ग्रोथ भी है, वैल्यू स्टाइल भी है, तो मेरे हिसाब से डाइवर्सिफाइड हो जाएगा और ये अपने गोल के बहुत करीब पहुंच पाएंगे। जो 10,000 रुपए बढ़ाना चाहते हैं वो भी मैं इनको सलाह दूंगा इन्हीं सेम फंड्स में निवेश करें और न्यू फंड्स में ना करें, क्योंकि ज्यादा फंड्स हो जाएंगे तो उसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैक्सिमम 6-7 फंड्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए जो कि अपने आप में काफी डाइवर्सिफाइड होते हैं और कंप्लीट होते हैं। तो इन्हीं 7 फंड में ये निवेश करें, अगले 10,000 रुपए भी इन्हीं में डिवाइड कर लें, तो इनका पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाई हो जाए।
उम्मीद करते हैं राजीव जी आपको काफी मदद मिली होगी हमारे एक्सपर्ट के व्यू से कि आपको अपने गोल की तरफ किन बदलावों के साथ आगे बढ़ना है निवेश में। एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी हमारे एक्सपर्ट से, बने रहिए हमारे साथ। तो निवेश में कितने तरह के रिस्क और इनसे कैसे बचा जाए, बात करने के लिए हमारे साथ हेमंत रुस्तगी और विश्वजीत पराशर है। हेमंत जी, इंटरेस्ट रेट रिस्क का आपने कुछ जिक्र किया था शुरुआत में, और अभी हम देख रहे हैं कि ब्याज दरें लगभग टॉप आउट हो गई हैं और एक स्टेबल दौर अब हम ब्याज दरों का आगे आने वाले टाइम में जरूर देखेंगे। तो ऐसे में इंटरेस्ट रेट रिस्क का कितनी बड़ी पॉसिबिलिटी है यहां पर? रिस्क की बात करते हैं तो उसका ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो डेट फंड्स के ऊपर ज्यादा आता है। और जैसे हमने शुरुआत में बात की कि क्योंकि म्यूचुअल फंड जो है वो मार्केट लिंक प्रोडक्ट है और जो बॉन्ड प्राइस होते हैं और जो इंटरेस्ट रेट है उनके बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है। यानी क्या होता है, जब ब्याज दरें कम हो रही होती हैं तो वो एक अच्छी खबर होती है डेट फंड्स के लिए, स्पेशली जो मीडियम या लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के जो फंड होते हैं। और जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे होते हैं तो वो उनके लिए बुरी खबर है, क्योंकि जो नए बॉन्ड्स हैं पुराने बॉन्ड से ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं तो वहां पे रिटर्न उनको ज्यादा मिलता है। इसीलिए हमने देखा है कि जब आप डेट फंड में इन्वेस्ट करें तो आपका कहीं ना कहीं ध्यान जो है वो इंटरेस्ट रेट मूवमेंट के ऊपर होना चाहिए। जैसे आपने देखा कि पिछले कुछ समय तक इंटरेस्ट रेट जो है ऊपर जा रहे थे, हम ऑलमोस्ट पीक पे हैं। अभी आरबीआई ने एक इंटरेस्ट रेट हाइक में पॉज दिया है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद अगर वो उसी लेवल पे रह के आगे कुछ क्वार्टर्स में शायद इंटरेस्ट रेट जो है वो नीचे जाने लगे। तब क्या होगा उस समय पे, जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाते हैं तब जो डेट फंड्स हैं, स्पेशली जैसे मैंने कहा मीडियम टर्म या जो लॉन्ग ड्यूरेशन के जो फंड है, वहां पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन वहां पे ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी टाइमिंग सही करें। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंटरेस्ट रेट रिस्क के अंदर भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, प्रोवाइडेड आप उसकी मूवमेंट को समझें। जैसे अगर पीक पे भी अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि हमारे पास कभी अलग तरह की ऑप्शन रहती हैं, जैसे फिक्स मैच्योरिटी प्लान भी रहते हैं या जो फिक्स टर्म पोर्टफोलियो रहते हैं वो भी अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उस समय पे। लेकिन इंटरेस्ट रेट नीचे जाने के समय पे भी आपको अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करना होगा। तो रिस्क जरूर है, लेकिन वहां पे आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी होंगी, प्रोवाइडेड आप इंटरेस्ट रेट मूवमेंट के ऊपर ध्यान रखें। विश्वजीत जी, यहीं पर एक और रिस्क का जिक्र आता है और ध्यान आता है, और वो है क्रेडिट रिस्क। और ये भी हम डेट फंड्स में ही ज्यादा देखते हैं। तो और कई बार डर रहता है निवेशकों को कि कहीं उनके जिस डेट फंड में निवेश है वहां पर पैसे ना उनके डूब जाएं, और ऐसे कई इंस्टेंसेस हमने पास में देखे भी हैं। तो क्रेडिट रिस्क का खतरा सबसे ज्यादा कहां पर होता है निवेशकों को, और क्या ध्यान रखें? जी बिल्कुल, जब क्रेडिट रेट रिस्क का मतलब है जब कोई म्यूचुअल फंड किसी को लोन देता है और अगर वो कब इशुअर जो है वापस इंटरेस्ट नहीं दे पाता या फिर जो प्रिंसिपल को रिपे नहीं कर पाता तो डिफॉल्ट हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा क्रेडिट रिस्क होता है और इसका इम्पैक्ट जो है म्यूचुअल फंड की एनएवीज में भी इम्पैक्ट दिखाई देता है। तो ये रिस्क है। इसके अलावा कभी कभी जिस इशुअर को पैसा दिया जाता है उनकी क्रेडिट रेटिंग डाउन हो जाती है, तो उसकी वजह से भी उनका प्राइसेस पे इम्पैक्ट पड़ता है और ये उनके म्यूचुअल फंड की एनएवीज पे और रिटर्न्स पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये जो क्रेडिट रेट रिस्क है इसका आपने पास्ट में देखा भी है, कई एनबीएफसी ने जब डिफॉल्ट किया था और एक प्रिंसिपल एएमसी के ऊपर बहुत ज्यादा रिडम्पशन का प्रेशर आ गया था। तो ऐसे रिस्क आते रहते हैं, लेकिन काफी हद तक अब ये मैनेज है, क्योंकि अगर आप क्रेडिट रेटिंग, जब आप कोई भी डेट फंड लेते हैं, अगर आप उसकी क्रेडिट रेटिंग देखें कि किस तरीके के पेपर्स उस म्यूचुअल फंड ने खरीदे हैं, अगर वो ट्रिपल ए रेटेड है या डबल ए रेटेड है, तो उसको आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके की सिक्योरिटीज में उस म्यूचुअल फंड ने निवेश किया हुआ है। तो रिस्क आपको उसका आइडिया लग जाएगा कि ये रिस्क ज्यादा वाला है या कम रिस्क वाला है। नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या सोवरियन बॉन्ड्स ज्यादा सेफ माने जाते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो होते हैं वो थोड़े से कम रिस्क, थोड़े से ज्यादा रिस्की होते हैं सोवरियन बॉन्ड से। लेकिन उन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में भी अगर ट्रिपल ए रेटिंग है या कम रेटिंग है तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके के पेपर में आपने निवेश किया हुआ है, तो इससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। तो ये एक अपने आप में डेट फंड्स में ये रिस्क देखा जाता है अक्सर। जी सर, एक और कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। सुमित रावत,
माफ कीजिए। सुमित जी, स्वागत करते हैं आपका। बताइए, आपने अपने इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ सवाल हमसे पूछा था, थोड़ा सा और हमें क्लैरिटी देंगे? ये आप जो निवेश कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं और क्या पर्पस है आपका? नमस्कार। एक्चुअली मेरा ये इन्वेस्टमेंट लगभग 1 साल हो गया इसको स्टार्ट किए हुए, और 7-8 फंड है। इसमें से एक चेंज मैंने किया था, एक्सिस वाला थोड़ा बंद कर दिया था मैंने, बाकी तो भी कंटिन्यू चल रहे हैं। और रिक्वायरमेंट वही है, 3 करोड़ 25 साल बाद का टारगेट है। तो मुझे यही क्वेरी था कि ये फंड ठीक है और स्मॉल कैप फंड मतलब रिक्वायर्ड है, और इनसे बाकी सफिशिएंट है इसमें। तो 25 साल में 3 करोड़, मतलब 25 साल 35 साल आपकी उम्र है। हम लगभग रिटायरमेंट प्लानिंग ही इसको मान रहे हैं आपकी। हेमंत जी, सुमित जी का पोर्टफोलियो आपको कैसा लग रहा है? जिन फंड्स में इनका ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है, इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन हमें दी थी उसके मुताबिक इनकी जो इनहैंड सैलरी 75,000 है, उसके रिलेशन में जो इनका इन्वेस्टमेंट है वो कितना सही लग रहा है आपको? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन्होंने कहा जैसे इनका टाइम होराइजन जो है वो 25 साल का है। तो ऑब्वियसली इतने लंबे समय के लिए आप इन्वेस्ट करें, जैसे हमने पहले भी बात की शो में कि कहीं उसकी आपकी जो अटेम्प्ट होनी चाहिए वो पॉजिटिव रियल रेट ऑफ रिटर्न कमाने की, यानी आपको इन्फ्लेशन को बीट करना, वो एक इक्विटी पोर्टफोलियो आपको डेफिनेटली उसमें मदद करता है। तो स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया, और उसमें SIP के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 25 साल तक, वो बिल्कुल सही डिसीजन है। और अगर ये इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं जो उनके करंट इन्वेस्टमेंट है, तो जैसा उनका टारगेट है 3 करोड़, मुझे लगता है उसके सामने वो 4 करोड़ तक का कॉर्पस अपने बना सकते हैं अपने डिफाइंड टाइम होराइजन के कंप्लीशन के बाद। तो जहां तक इनके जो टारगेट का सवाल है, डेफिनेटली वो अचीव होगा। पोर्टफोलियो में मुझे लगता है कुछ बदलाव करने की जरूरत है। मैं देख रहा हूं इनके पोर्टफोलियो में 2 मिड कैप फंड्स हैं, एक इडलवाइज है मिड कैप फंड इनके पास, और दूसरा एक बंधन मिड कैप है जो रिलेटिवली काफी नया फंड है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है कि आप उन डेट फंड मिड कैप फंड में जाएं जिनका पोर्टफोलियो क्वालिटी हो, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो। तो मुझे लगता है इसकी जगह में अगर वो एक मिड कैप फंड रखें, चाहे वो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी हो या फिर मोतीलाल ओसवाल के जो मिड कैप फंड है वो आप देखें। एक तो मैं चाहूंगा कि ये आप देख लें। दूसरी बात, इन्होंने कुछ पैसा जो है कोटक हाइब्रिड इक्विटी फंड में लगाया हुआ है। 25 साल के लिए कुछ पैसा पोर्टफोलियो का हाइब्रिड फंड में लगाएं तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा पर्पस सर्व करेगा। तो उसके सामने में अगर ये कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी जो एक मिक्स है लार्ज और मिड कैप का, वो उनके लिए एक बेटर ऑप्शन देगी। तो ये कुछ बदलाव करें, और जैसा मैंने कहा कि ये अपने लक्ष्य पूरे कर पाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट एक और चीज मैं यहाँ पे इनको कहना चाहूंगा, क्योंकि 25 साल का समय अभी काफी लंबा है इनका टाइम होराइजन, कोशिश इनको ये करनी चाहिए कि हर साल वो अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं। कभी कभी क्या लगता है, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट जो आपने देखा है आज, आगे जाके आपका लाइफस्टाइल बढ़ेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, तो आपके जो टारगेट है वो भी रिवाइज होंगे। तो कोशिश कीजिए, क्योंकि एक बार आप इस डिसिप्लिन में आ गए रेगुलरली इन्वेस्ट करने के, तो उसका पूरा फायदा उठाइए। हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते जाइए, और शायद आपके पास इतनी एलोकेशन भी होगी कि आप किसी और गोल के लिए भी उसको एलोकेट कर सकें। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सिर्फ इसी इन्वेस्टमेंट से कंटिन्यू ना करें, वो बढ़ाते रहिए आगे जाके, और वो काफी बड़ा फर्क करेगा आपके पोर्टफोलियो के कंपाउंडिंग। बिल्कुल। तो सुमित जी के लिए राय हमारे आज के एक्सपर्ट हेमंत रुस्तगी की तरफ से। और क्विकली विश्वजीत जी, एक और रिस्क जो काफी ज्यादा निवेशकों को सताता है वो है लिक्विडिटी रिस्क। पहले मैं समझना चाहूंगी आपसे, लिक्विडिटी रिस्क को पहचाने कैसे? देखिए, लिक्विडिटी रिस्क का मतलब बड़ा क्लियर है कि आप जब सिक्योरिटी, कोई म्यूचुअल फंड सिक्योरिटी बेचने जाता है तो क्या वो इजीली बेच पाते हैं या नहीं बेच पाते हैं। ऐसा ये भी ज्यादातर डेट म्यूचुअल फंड्स में देखा जाता है, इक्विटी में थोड़ा कम है। तो कभी कभी टाइट लिक्विडिटी होती है तो पर्टिकुलर सिक्योरिटी को बेचना जो है मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए उसका इम्पैक्ट भी कभी डिस्काउंट पे आपको बेचना पड़ता है, कभी इस तरीके से उसका NAV पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। कभी कभी ऐसा देखा गया कि हर सेगमेंट में देखा गया है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम्स हैं या सेटलमेंट पीरियड्स होते हैं जिसकी वजह से आपका लिक्विडिटी इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसकी वजह से भी कभी कभी आपका जो सिक्योरिटीज है उसको आपको राइट रिटर्न्स नहीं मिल पाते हैं। तो ये क्लियर कट मतलब इसका क्लियर कट ये है कि आप जब सिक्योरिटी बेचना चाहते हैं तो क्या आप उसको बेच पा रहे हैं या वो पैसा ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं। तो सेल और परचेज करने के लिए ये एक काम आती है, और जब आप सेकेंडरी मार्केट में बेचने जाते हैं तो आपको इम्पैक्ट पता लग जाता है, और इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली कहीं ना कहीं आपके फंड्स पे भी पड़ता है। तो अलग अलग तरह के रिस्क जिससे आपके
आपके निवेश को ये प्रभावित करते हैं, इनको पहचानना जरूरी है और क्या करें जिससे ये रिस्क आपके निवेश पे कम से कम असर डाले, इस पर भी हमने चर्चा की आज। हेमंत जी और विश्वजीत जी दोनों का बहुत धन्यवाद करते हैं आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हमारे साथ। एक ब्रेक का भी यहाँ पर वक्त हो गया है, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।